दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों वस्तुनिष्ठ जीएस संचय कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है कंप्यूटर की संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, लोअर पीसीएस, आरओ आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन है बिट्स के द्वारा, ओम के द्वारा, एम्पियर के द्वारा या वोल्ट्स के द्वारा। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर की स्मृति का मापन जो है वो किस में किया जाता है। तो उत्तर है कंप्यूटर की स्मृति यानी मेमोरी का मापन बिट्स के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। कंप्यूटर स्मृति का कार्य किसी भी कमांड, सूचना अथवा परिणाम को संचित करना होता है। बिट यानी बाइनरी डिजिट जो होता है कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई होती है और यह स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, यदि मुख्य मेमोरी 20 एड्रेस लाइनों का उपयोग करती है और प्रत्येक ब्लॉक का आकार 2 बाइट्स है तो इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होगी? तो उत्तर है 2 MB। आप जान लीजिए बाइट्स में स्टोरेज क्षमता जो है बाइट्स टू द पावर एड्रेस लाइन होता है 2 टू द पावर 10 यानी 1024 बाइट और 2 टू द पावर 20 यानी 1024 गुणे 1024, तो ये 2 मेगाबाइट के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी में रहता है डेटा बाइट्स, प्रोग्राम रजिस्टर्ड या बिट्स? तो सही उत्तर है बिट्स यानी द्रव्यंक। दोस्तों कंप्यूटर स्मृति में आंकड़ा बिट्स के रूप में संचित रहता है। अगला प्रश्न है कि कितने जो है कौन सी मेमोरी लगभग 10 लाख बाइट्स के बराबर होती है? कौन सी मेमोरी? तो दोस्तों 1 मेगाबाइट लगभग 10 लाख बाइट्स के बराबर होता है। आप जान लीजिए 1 मेगाबाइट लगभग 10 लाख बाइट्स के बराबर होता है। मेगाबाइट एक मात्रक होता है जिसे डिजिटल इंफॉर्मेशन संग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं दोस्तों, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? 32, 4, 8 या 16? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 4। दोस्तों आप जान लीजिए 4 बिट्स को निबल और 8 बिट्स को बाइट कहते हैं। तो एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर में 1 गीगाबाइट स्मृति आकार या मेमोरी साइज में कितने किलोबाइट होते हैं? तो 1 गीगाबाइट में दोस्तों आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें 10,48,576 किलोबाइट होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंप्यूटर की 1 गीगाबाइट में 10,48,576 किलोबाइट होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में मेमोरी जो है जीबी में नापी जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो उत्तर है जीबी का अर्थ होता है गीगाबाइट। तो कंप्यूटर स्मृति के मापन की इकाई जीबी का विस्तारित रूप गीगाबाइट होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? आपको बताना है बिट, बाइट, निबल या ब्रांटोबाइट? तो सही उत्तर है बिट। दोस्तों कंप्यूटर के मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मशीनी भाषा या मशीन लैंग्वेज में किन 2 अंकों का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है 0 और 1 का। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मशीनी भाषा में 0 अथवा 1 अंकों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन देखिए, माउस, कंप्यूटर बोर्ड, सिस्टम डिवाइस, सेंट्रल बोर्ड या सिस्टम बोर्ड? तो सही उत्तर है सिस्टम बोर्ड। दोस्तों मदरबोर्ड कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। यह कंप्यूटर के सभी आवश्यक घटकों को एक साथ जोड़े रखता है। मदरबोर्ड को अन्य नामों जैसे मेन बोर्ड, मोबो और सिस्टम बोर्ड इत्यादि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्जन करता है? मॉड्यूलेटर, प्लॉटर, कीबोर्ड या माउस? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मॉड्यूलेटर, ऑप्शन ए। मॉड्यूलेटर एक हार्डवेयर उपकरण है जो सिग्नल कन्वर्जन का कार्य करता है, यानी यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप पर किसी एप्लीकेशन को निम्नलिखित शॉर्टकट से खोला जा सकता है? ऑप्शन है इसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके, राइट क्लिक करके और ओपन ऑप्शन चुनकर, आइकन को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करके, और इनमें से सभी
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इन सभी तरीकों से जो है किसी एप्लीकेशन को खोला जा सकता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए, डेस्कटॉप पर उपस्थित एप्लीकेशन को खोलने के लिए फंक्शन या एप्लीकेशन के आइकन पर डबल क्लिक करके, फंक्शन या एप्लीकेशन पर राइट क्लिक करके और ओपन ऑप्शन सेलेक्ट करके और एप्लीकेशन आइकन को सेलेक्ट कर एंटर की प्रेस करके खोला जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका मॉडेम। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मॉडेम संचार उपकरण का एक उदाहरण है और किसी भी सूचना, विचार या भाव को दूसरों तक पहुंचाना संचार कहलाता है। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर होता है। अगला प्रश्न है, आपके कंप्यूटर पर फाइल, फोल्डर और ड्राइव्स दिखाता है और फाइल हायरार्की के भीतर एक लोकेशन से दूसरे नेविगेट करना आसान बनाता है। कौन? तो सही उत्तर है माई कंप्यूटर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, माई कंप्यूटर ये हमारे कंप्यूटर पर फाइल, फोल्डर्स और ड्राइव्स दिखाता है और फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को आसान बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मॉडेम एक हार्डवेयर युक्त है जो किसको जोड़ती है? तो उत्तर है मॉडेम टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करती है और मॉडेम का फुल रूप होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग या आउटपुटिंग? तो सही उत्तर है कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। दोस्तों, कंप्यूटर यूजर द्वारा दिए गए कार्य को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्देशानुसार विश्लेषण कर अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराता है। ये पूरी प्रक्रिया एक चरणबद्ध तरीके से संपन्न होती है, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंप्यूटिंग और आउटपुटिंग। और आप जान लीजिए, कंप्यूटर के कार्यों में अंडरस्टैंडिंग शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की युक्ति किसी कंप्यूटर प्रणाली में संघटकों और समर्थताओं यानी कैपेबिलिटीज को जोड़ने में उपभोक्ता को अनुमति देती है? तो उत्तर है एक्सपेंशन स्लॉट्स। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, एक्सपेंशन स्लॉट किसी कंप्यूटर प्रणाली में संघटकों और समर्थताओं को जोड़ने में उपभोक्ता को अनुमति देती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि नाम और पते की मदों को माना जाता है किस रूप में? तो सही उत्तर है इंफॉर्मेशन के रूप में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में नाम और पते जैसी मदों को इंफॉर्मेशन माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सही नहीं है? तो वे एक स्टोरेज माध्यम से सेव किया गया डेटा का संग्रह होती हैं। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है और प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। ये आपका सही नहीं है। सामान्यतः फाइलों में डेटा होता है और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाता है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि कंप्यूटर फाइलें, पेपर जो है डॉक्यूमेंट्स का कंप्यूटर रूप है जिसमें सामान्यतः आंकड़े होते हैं जिन्हें एक स्टोरेज माध्यम में सेव किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के फॉर्मेट को बताता है। विकल्प सी जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, मेमोरी से प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन या डेटा आइटम चयन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है डिकोडिंग, स्टोरिंग, फेचिंग, डिटेचिंग और इनकोडिंग। तो सही उत्तर है फेचिंग। दोस्तों, स्मृति के प्रोग्राम जो है निर्देशों अथवा डेटा आइटम को चयनित करने की प्रक्रिया फेचिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, SMPS का पूरा रूप क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्विच्ड मोड बिजली की आपूर्ति। दोस्तों, आप जान लीजिए कि स्विच्ड मोड बिजली की आपूर्ति जो है SMPS का पूर्ण रूप है। SMPS उन शक्ति परिवर्तकों, पावर कन्वर्टर्स को कहते हैं जिसमें पावर कन्वर्जन के लिए किसी स्विच जैसे IGBT को उच्च आवृत्ति पर चालू अथवा बंद किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? ऑप्शन है क्रमादेश त्रुटि, हार्डवेयर की विफलता, मीडिया में दोष और डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्रमादेश त्रुटि। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां जो हैं वो क्रमादेश त्रुटि के कारण होती हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, डिक्टाफोन, ऑडियोफोन, ग्रामोफोन या माइक्रोफोन। तो सही उत्तर है डिक्टाफोन। देखिए, बोले हुए शब्द को टाइप में लिखने का यंत्र डिक्टाफोन कहलाता है। डिक्टाफोन ऐसी मशीन है जो श्रुति लेखन और वाचन दोनों करती है। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने वाला यंत्र होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं आपको बताना है। तो उत्तर है स्लॉट में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा समझता है आपको बताना है। सरल भाषा, कठिन भाषा, मशीनी भाषा या यांत्रिक भाषा। तो सही उत्तर है, कंप्यूटर एक मशीन है और ये मशीनी भाषा समझता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के आंतरिक तापमान को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसके अंदर फैन होता है, यानी पंखों के द्वारा कंप्यूटर के आंतरिक टेम्परेचर को जो है नियंत्रित किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर तंत्र और कंप्यूटर नेटवर्क जो है ये इंटरनेट के द्वारा जोड़ा जाता है। कैसे? तो आप जान लीजिए, ये जो है दोस्तों मॉडेम से जोड़ा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है मॉडेम से। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईडीपी का पूरा नाम क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। कंप्यूटर शब्दावली में ईडीपी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना परिवर्तित किए जाते हैं किस रूप में। तो सही उत्तर है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा यानी आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्फा न्यूमेरिक डेटा के अंतर्गत क्या आते हैं। अंक, अक्षर, चिन्ह अथवा ये सभी। तो सही उत्तर है ये सभी। दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक आंकड़े अक्षर, चिन्ह और अंक के सम्मिलित रूप होते हैं। इसका प्रयोग लैटिन और अरेबिक अक्षर की व्याख्या करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर विशिष्टतः किसके साथ कार्य करके आंकड़ों को सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है, कंप्यूटर मुख्यतः जो है नंबर्स के साथ कार्य करके आंकड़ों को सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। कंप्यूटर विशिष्टतः नंबर्स के साथ कार्य करके आंकड़ों को सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। कंप्यूटर मात्र बाइनरी संकेत यानी 0 और 1 को ही समझता है। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया में MUD का पूर्ण रूप क्या होता है। तो याद रखिएगा, मल्टी यूजर डायमेंशन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों मल्टीमीडिया में MUD का पूर्ण रूप मल्टी यूजर डायमेंशन होता है। पहले इसे मल्टी यूजर इंजियंस कहा जाता था और MUD को मानक, टेलनेट क्लाइंट या विशेष MUD क्लाइंट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, जिन्हें यूजर के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, OMR का तात्पर्य क्या है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रीडर। इस प्रणाली के अंतर्गत OMR डिवाइस की सहायता से किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति या अनुपस्थिति को जांचा जाता है। अगला प्रश्न है, सहायक यानी ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से किसके लोकप्रिय रूप के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, सहायक या ऑक्सिलरी मेमोरी को जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसमें मुख्य रूप से जो है बैकअप डेटा को स्टोर करने फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, DVD, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, CAD का तात्पर्य क्या है। तो CAD का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन ये CAD का फुल फॉर्म है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रयोग के द्वारा डिजाइन प्रलेखन का कार्य संपादित किया जाता है। अगला प्रश्न है, Y2K समस्या का संबंध किससे है। तो ये ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थानी ढूंढना Y2K समस्या का जो है कहलाता है। अगला प्रश्न है, इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी और सुधारने में भारी व्यय संभावित है, वे कौन से हैं। तो सही उत्तर ये आप जान लीजिए कंप्यूटर थे और इसमें Y2K समस्या के कारण ऐसी संभावना व्यक्त की गई थी।
निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, आपको बताना है। साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाशी भंडारण या मॉडेम। तो सही उत्तर है प्रकाशी भंडारण। तो याद रखिएगा दोस्तों, साइबर स्पेस, अपलोड और मॉडेम शब्दावलियाँ सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं, लेकिन प्रकाशीय भंडारण कंप्यूटर अभियांत्रिकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है, आपको बताना है। लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड या पिनाका। तो सही उत्तर है पिनाका। दोस्तों, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम या मिसाइल प्रोग्राम से संबंधित है। पिनाका प्रणाली द्वारा 1 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं। इनमें रॉकेट रखने, उनका प्रक्षेपण और उनको दागने के लिए एक वाहन होता है और ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है यानी गलत है। एक सीपीयू कैसे में आपसे पूछा गया है, बताया गया है एक मुख्य मेमोरी तथा छोटी और ज़्यादा तेज मेमोरी है, बिल्कुल सही है। इसका प्रयोग मुख्य मेमोरी में अक्सर लगातार इस्तेमाल होने वाले निरूपित स्थानों को सुरक्षित रखने में करते हैं, बिल्कुल सही है। इससे प्रोसेसर द्वारा संचालित या रीड राइट प्रक्रिया में मुख्य मेमोरी के बाद संपर्क किया जाता है, ये गलत है। और सीपीयू कैसे का प्रयोग प्रोसेसर द्वारा मेमोरी तक पहुंचने में लगने वाले समय को घटाने में किया जाता है, तो ये आपका सही है। ऑप्शन सी जो है ये असत्य कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन से सही हैं। तो कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है और कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो ये सभी चारों कथन कंप्यूटर के बारे में सही हैं। दोस्तों, तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य होते हैं। कौन कौन से? डेटा का संकलन, डेटा का संचयन, संसाधन और निर्गम या पुनर्निर्गमन। दोस्तों, कंप्यूटर आंकड़ों का भंडारण करने के साथ साथ सूचनाओं का संसाधन और विश्लेषण करने में भी जो है सक्षम युक्ति है। कंप्यूटर पासवर्ड प्रयोग द्वारा पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, साथ ही ये कभी कभी वायरस द्वारा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नांकित कथनों में कौन सही नहीं है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अधिक सस्ता है, ये आपका सही नहीं है। फ्लैश मेमोरी दोस्तों ये डिजिटल कैमरा, लैपटॉप जैसी युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है। ये विस्तृत ताप परास -40 डिग्री सेंटीग्रेड से +85 डिग्री सेंटीग्रेड में कार्य कर सकता है और ये कम शक्ति का उपभोग करता है। ये सब सही है, ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो उत्तर है मदरबोर्ड, ऑप्शन बी। मदरबोर्ड लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा परिपथ बोर्ड होता है, इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड का मुख्य भाग इसका चिपसेट होता है और चिप की सहायता से मदरबोर्ड की क्षमता और विशेषताओं के बारे में कल्पना की जाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में स्मृति के भंडार हैं, कौन कौन से? तो सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर या ऑप्टिकल। तो सही उत्तर है सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर। ये ऑप्टिकल, सर्वर नहीं, ऑप्टिकल। तो 1, 2, 4 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, कंप्यूटर में स्मृति 2 प्रकार की होती है, पहली सेमीकंडक्टर या प्राथमिक स्मृति और दूसरा द्वितीयक स्मृति या सहायक स्मृति जो मैग्नेटिक या ऑप्टिकल हो सकती है। द्वितीयक स्मृति के उदाहरण हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, रोम मेमोरी क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है रीड ओनली मेमोरी, यानी केवल पढ़ने के लिए जो मेमोरी होती है उसे रोम कहा जाता है। और दोस्तों, इसमें संग्रहित सूचना को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्टोर से किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है इंसर्ट, रिट्रीव, फाइल, प्रिंट या फाइंड। तो सही उत्तर है फाइंड। दोस्तों, कंप्यूटर में संचित किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए फाइंड फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक छोटा सा चित्र जो कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम या शॉर्टकट का प्रतिनिधित्व करता है वो क्या कहलाता है? पॉइंटर, लोगो, ग्राफिक्स, आइकन या शॉर्टकट। तो सही उत्तर है ये दोस्तों, ये क्या कहलाता है आप जान लीजिए, आइकन कहलाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। एक छोटा सा चित्र जो कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम या शॉर्टकट का प्रतिनिधित्व करता है आइकन कहलाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डेटा संचित करता है? आपको बताना है। ALU, कैश मेमोरी, रैम और रोम। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों रोम। देखिए, रोम में सूचना संग्रहित को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर के बंद होने पर रोम में सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, नष्ट नहीं होती। जबकि रैम एक कार्यकारी स्मृति होती है, ये तभी काम करती है जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है। कंप्यूटर को बंद करने पर रैम में संग्रहित सभी सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो आप जानते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, इस प्रकार की डिस्क पहले से ही मुद्रित होती है और उसमें संग्रहित आंकड़ों को मिटाया नहीं जा सकता। साथ ही इस प्रकार की डिस्क में कोई नया डेटा संग्रहित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततर, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? ऑप्शन है मेन मेमोरी, कैसे, फ्लैश मेमोरी और डिस्क। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कैसे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततर, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप कैसे कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, GUI का पूर्ण विस्तार क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, GUI का पूर्ण विस्तार होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। GUI का पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये एक प्रकार का उपयोक्ता अंतराफलक या यूजर इंटरफेस होता है, जिसके द्वारा लोग कंप्यूटर टंकण के अलावा अन्य प्रकार के संपर्क करने में सक्षम होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, वीडियो अपलोड करते समय प्रदर्शित होने वाली छवि को निर्दिष्ट करने के लिए टैग में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन कौन सा सही उत्तर होगा? पोस्टर, स्प्लैश, आइकन या अल्टा इमेज। तो सही उत्तर है पोस्टर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। पोस्टर विशेषता डाउनलोड करते समय दोस्तों प्रदर्शित होने वाली छवि को निर्दिष्ट करने के लिए वीडियो टैग में उपयोग किया जाता है, स्नाइडर, वीडियो पोस्टर और URL। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा CPU और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है, जो प्रोसेसर को मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करने में प्रतीक्षा करने से बचाता है? तृतीयक मेमोरी, कैश मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी और सहायक मेमोरी। तो सही उत्तर है कैश मेमोरी। दोस्तों, आप जान लीजिए, कैश मेमोरी जो है एक अत्यधिक तीव्र गति की कम संग्रहण क्षमता वाली अस्थायी मेमोरी है, जिसको CPU और मेन मेमोरी के मध्य बफर के रूप में कार्य करने के लिए लगाया जाता है। इसका उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को अस्थायी तौर पर लोड करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, GS संचय कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ये महत्वपूर्ण वीडियो। इसमें हमने कंप्यूटर की संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है और प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप में सॉल्व किया गया है, ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।